आदाब, नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका डीबी लाइव पर। आप देख रहे हैं मेरा खास प्रोग्राम नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। मुद्दाहीन विहीन सियासत किस तरह से करनी चाहिए, इसके मुझे लगता है कि मास्टर बन चुके हैं नरेंद्र मोदी। आप देख रहे होंगे पिछले एक हफ्ते से जिस तरह के गैर जरूरी मुद्दों पर बहस छिड़ी हुई है, उससे ये साफ जाहिर हो जाता है कि जो जरूरी मुद्दे हैं, जो जन सरोकार से जुड़े मुद्दे हैं, उन पर बात करना ही नहीं चाहती है सरकार। क्योंकि अगर उस पर बात हुई तो पूरा हिसाब किताब लिया जाएगा। अगर उस पर बात हुई तो पूरा चिट्ठा खुल जाएगा कि इन 9 साढ़े 9 सालों में सरकार ने आखिर किया क्या है। और इसीलिए आप देखिए, पहले वन नेशन वन इलेक्शन का शगुफा छेड़ा गया, उसको 2 ही दिन हुए, वो एक तरह का बलून जो था वो फूटा। उसके बाद अब इंडिया वर्सेस भारत की जंग छेड़ दी गई है। उस सबके बीच 18 से 22 तारीख की में 5 दिन का स्पेशल सेशन बुलाने का जो हमने शगुफा देखा, वो भी हमने देखा कि किस तरह से ट्विटर के जरिए उसको बताया गया। तो आप लगातार ये देख रहे हैं कि जब से इंडिया गठबंधन लगातार मजबूत हो रहा है, मजबूत होकर वो मुद्दे उठा रहा है, उस पर सरकार को जवाबदेह बना रहा है। जो जन सरोकार से जुड़े हैं, जो आपसे जुड़े मुद्दे हैं, सरकार बौखला गई है। सरकार को समझ नहीं आ रहा है, नरेंद्र मोदी को समझ नहीं आ रहा है वो क्या करें। इसीलिए पहले वन नेशन वन इलेक्शन की बात छेड़ी गई, उस पर कई दिन तक बहस होती रही, और जब वो लगा कि वो थोड़ा ठंडा हो रहा है तो उसके बाद इंडिया वर्सेस भारत कर दिया गया है। और अब खबर ये आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को ये नसीहत दी है कि इंडिया वर्सेस भारत पर ज्यादा बात ना की जाए और सनातन पर बात की जाए। इस पर खुली छूट दी गई है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि शायद इस मुद्दे पर घेरा जा सकता है इंडिया गठबंधन को। इस सब के बीच कल बैठक का दौर चला कांग्रेस में, और हमने देखा कि किस तरह सोनिया गांधी के घर पर बैठक हुई। आज जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को घेरा और कहा कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है इतिहास में कि स्पेशल सेशन बुलाया जाए पार्लियामेंट का और ये बताया ही ना जाए कि आखिर इसका एजेंडा क्या है। और बार बार जब पूछा गया तो उसके बाद भी नहीं बताया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट का कोई काम है। बार बार गवर्नमेंट बिजनेस जो है वो 5 बार लिखा गया है, ये जयराम रमेश ने बताया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि एजेंडा क्या है। और इसीलिए विपक्ष ने ये तय किया है कि चिट्ठी लिखकर, सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को, और चिट्ठी लिखकर ये पूछा है कि हमें बताया जाए कि इस स्पेशल सेशन का एजेंडा क्या है। और उसके बाद आप ये देखिए कि सरकार को घेरा कांग्रेस ने, और 9 पॉइंट्स जो हैं वो बनाए गए हैं, और 9 पॉइंट्स में अडानी का मुद्दा है, उन 9 पॉइंट्स में ये जनगणना का मुद्दा है, उन 9 पॉइंट्स में मणिपुर का मामला है, जिस तरह से नू में जो कुछ हुआ और सांप्रदायिकता जिस तरह से बढ़ रही है वो मामला है। तो 9 पॉइंट जो हैं वो तैयार किए गए हैं, वो तमाम मुद्दे उसमें तैयार किए गए हैं। महंगाई, बेरोजगारी, उन चाइना का मामला, ये तमाम वो मुद्दे हैं जिसको लेकर ये कहा गया है कि इस स्पेशल सेशन में इस पर बात की जाए। और ये चिट्ठी जो है वो नरेंद्र मोदी को लिखी गई है। तो विपक्ष बार बार मुद्दों की बात कर रहा है, बार बार सरकार को घेर कर लेकर आ रहा है कि आप मुद्दों की बात करिए, ये बेफजूल की चीज है जिससे कोई मतलब नहीं जनता का, इंडिया हो या भारत हो, इससे हिंदुस्तान की तस्वीर बदल तो नहीं जाएगी, रोजगार की बयार बहने तो नहीं लगेगी, और हमारे आसपास सब कुछ रोजी रोजी तो नहीं हो जाएगा। तो ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया, इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ पंकज श्रीवास्तव जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन भी हैं। पीयूष पंत जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल। पंकज जी, शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगी। हम लगातार ये देख रहे हैं कि विपक्ष सरकार से पूछ रहा है, कांग्रेस सरकार से पूछ रही है कि आखिर ये स्पेशल सेशन आपने बुलाया क्यों है। ये मुद्दा विहीन जो सरकार चल रही है, जो मुद्दों की बात ही नहीं कर रही है, उसको बार बार घेर कर ला रही है। विपक्ष के मुद्दों पर बात करिए, आप चाइना पर बात करिए, आप अडानी पर बात करिए, मणिपुर पर बात करिए, जातीय जनगणना पर आप बात करिए, सांप्रदायिकता पर आप बात करिए, लेकिन सरकार बात कर रही है वन नेशन वन इलेक्शन। सरकार बात कर रही है इंडिया वर्सेस भारत की। और हमेशा से ही हमने देखा है, जब भी सरकार चारों तरफ से घिरती हुई आती है, वो हमेशा राष्ट्रवाद की ओढ़नी ओढ़ लेती है।
बिल्कुल बुशरा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। राष्ट्रवाद इनके लिए सचमुच जो देश से प्रेम या देश की सेवा है वो नहीं है, बल्कि राष्ट्रवाद इनके लिए अपने कुकर्मों पर पर्दा डालने का एक जरिया है। अभी आप जब कह रही थी कि देश के मूल मुद्दों की बात, तो मुझे अब मेरे सामने कुछ आंकड़े हैं। दरअसल 10 साल बाद जब ये चुनाव में जाने की बारी आई है, तो जाहिर है इन्हें हिसाब देना पड़ेगा अपने 10 साल के कार्यकाल के बाद। पर ये वैसे ही बिहेव कर रहे हैं जैसे किसी सेठ जी का लड़का फेल हो जाए तो और मोहल्ले में मिठाई बंटवा दे, कि सबको लगे कि साहब ये पास है। और बहुत और बात आगे बढ़े तो वो कहे कि मैं एजुकेशन सिस्टम और एग्जामिनेशन सिस्टम पे एक सेमिनार आयोजित कर देता हूँ, लेकिन वो अपने अंक पत्र पर उस फेल हुआ पास हुआ उस पर बात न करे। ये सरकार वैसे ही कर रही है। इस समय 10 साल का जो इनका शासन है उसके बाद आप देखें तो जिसे हम कहते हैं कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो डेमोक्रेसी इंडेक्स में हम 108वें नंबर पर हैं। भुखमरी इंडेक्स 107वें नंबर पर। जब ये कहते हैं कि हम पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए, तीसरी होने जा रहे हैं, लेकिन लोगों की हालत ये है कि भुखमरी में देश 107वें नंबर पर है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 161वें नंबर पर है। जाहिर है इसी वजह से हमें असल मुद्दों का पता नहीं चलता, क्योंकि इनका जो पूरा कॉरपोरेट मीडिया है वो सरकार के सामने बिल्कुल वो दंडवत है और एक तरह से सरकार के प्रचार विभाग का ही एक एक्सटेंशन है। जो हमारी मुद्रा की मजबूती है वो 40वें नंबर पे है। अभी तो खबर आई कि हम अफगानिस्तान से भी नीचे चले गए हमारी करेंसी की जो मजबूती है। और जो प्रति व्यक्ति आय है वो 128वें नंबर पर है। और आपको वो आंकड़ा भी पता होगा कि 1% जो इस देश के बड़े लोग हैं, जो कॉरपोरेट बिग बिजनेस हाउसेज हैं, उनके पास देश की कुल जो जीडीपी का 40% हिस्सा पहुंच गया है। और इस देश के जो 50% लोग हैं वो 3% संसाधनों के जरिए अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। तो ये है हकीकत। अब इस हकीकत से चुनाव में इन्हें रूबरू होना पड़ेगा, विपक्ष भी सवाल उठाएगा। तो ये फिर कुछ ऐसे सवाल उठाते हैं जो कि लोगों को धार्मिक रूप से या तो ध्रुवीकरण या उनके अंदर एक ऐसा राष्ट्रवादी हिलोर पैदा करें जिसमें कि ये हो कि साहब अब तो आधी रोटी खाएंगे लेकिन इनको जिताएंगे, इस तरह का भाव। ये इस देश के साथ छल है। लोकतंत्र में पारदर्शिता एक बुनियादी मूल्य है। आप कोई गलत काम तो करने जा नहीं रहे। अगर आपने संसद का सत्र बुलाया है तो यकीनन आप वही करेंगे जो संसद में संविधान के जरिए करने की इजाजत होगी। तो आप जब बैठक बुला रहे हैं तो उसका एजेंडा ही विपक्ष को ना दें। अगर आप एजेंडा देंगे तो विपक्ष उस पर गंभीरता से तैयारी करेगा और जो संसद में बहसें होंगी वो बहसें समृद्ध होंगी। एजेंडा पहले देने का मकसद क्या होता है? आपने हमें इस डिबेट पे बुलाया, कई घंटे पहले बात हुई, आपने बताया भाई इस विषय पर हम बात करेंगे, तो हमने भी कुछ पढ़ लिया। अभी जो मैंने आंकड़े आपके सामने रखे तो मैंने उसकी तैयारी की, मैंने उसको पता किया। इससे आपकी डिबेट समृद्ध होगी। वैसे ही संसद में जो बहस है वो समृद्ध होगी। समृद्ध होगी तो उसी हिसाब से नीतियां बनेंगी, उसी हिसाब से कानून बनेंगे। पर ये सरकार ये कुछ नहीं चाहती है। ये सिर्फ एक चौंकाने वाले ने इसने संसदीय कार्रवाइयों को भी एक बड़े उत्सव में बदल दिया। जैसे आपने पिछले दिनों सेंगोल की स्थापना जब हुई तो उस समय का सारा माहौल देखा होगा। संसद जिस लिए है, जिस मूल बात ये है कि इस देश के हर क्षेत्र से चुने हुए प्रतिनिधि देश के विषय पर सटीक जानकारियों के साथ वहां बैठे बहस करें, ताकि जो नीतियां बने वो सही तरीके से बने। उस पर इनका कोई जोर नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे एजेंडे, कुछ ऐसे प्रस्ताव, कल ये किसी बात पे कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इस आशंका में किसी को क्यों रहना चाहिए? इन्हें बता देना चाहिए देश को भी, ताकि देश के लोग भी अपना मत दे सके कि इस विषय पर बात होगी तो हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि साहब आप हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो जरा ये मुद्दा भी उठाइए। इससे पूरा देश संसदीय व्यवस्था का हिस्सा बनता है। लेकिन ये संसद के प्रति इनकी कोई जवाबदेही नहीं है। कम से कम अपने कार्यों से तो ये यही साबित करते हैं। प्रधानमंत्री आमतौर पर डिबेट्स जी। में नहीं जाते हैं, उसमें शामिल नहीं होते हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, यही कह सकता हूं। बिल्कुल। और अलग अलग जगह मैं पढ़ रही थी, कहीं पर ये ब्यौरा दिया गया था कि अगर नाम बदला जाएगा, अगर इंडिया हटा के सिर्फ अगर भारत किया जाएगा, तो
कितना खर्चा आएगा, क्योंकि उससे पहले हमने देखा कि इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया गया और ऐसे ही रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए और शहरों के नाम बदले गए, तो उसमें कितना कितना खर्चा आया ये पूरा ब्यौरा दिया गया था। तो कहीं 1400 करोड़ तो कहीं 1500 करोड़ जो है वो लिखा गया था कि 15,000 करोड़ 14,000 करोड़ जो है वो खर्च हो सकते हैं। पीयूष पंत जी, ऐसे वक्त में जब हमारा देश जो है बेरोजगारी, भुखमरी और महंगाई से जूझ रहा है, 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया था और कितनी नौकरियां दी गई हमारे सामने है, किसानों से वादे किए गए थे वो सब झूठे साबित हो रहे हैं। मणिपुर जो है वो पिछले 4 महीने से जल रहा है और अभी भी वहां पर 5 दिन का कर्फ्यू कुछ इलाकों में वहां पर लगाया गया है एहतियातन। ऐसे वक्त में हम G20 समिट यहां पर कर रहे हैं जिसमें 3 दिन के लिए पूरी दिल्ली को बंद कर दिया गया है। हरा कपड़ा लगाकर झुग्गियों और झोपड़ियों को, जो जो गरीबी है उसको छिपाया जा रहा है, खत्म नहीं किया जा रहा है। तो ये तमाम चीजों के बीच जो असली मुद्दे हैं जनता के, वो पूरे तरीके से गायब हो गए हैं और लग ये रहा है कि आगे जो इलेक्शन है उसमें विपक्ष तो उन मुद्दों को लेकर आएगी, लेकिन सरकार के कोई इरादे नहीं लग रहे हैं कि वो रियल इश्यूज पर वाकई में कोई बात करने जा रही है। देखिए बुशरा जी, ये तो साफ है जिस तरह से ये मुद्दे उठ रहे हैं, और खासकर जो है जिस तरह से अभी जो ये इंडिया और भारत का जो मुद्दा चल रहा है, और जिसको बेशर्मी के साथ मैं तो कहूंगा जिस तरह से सरकार ने जो है अपने मन से जो है, क्योंकि कम से कम इसमें ये तो था ही कि आपको कंसल्ट करना चाहिए था सभी दलों के साथ जो है, क्योंकि एक संवैधानिक मामला है। संविधान में दोनों नाम है, ये आपकी इच्छा पे नहीं है या आपकी सदिच्छा पे नहीं है कि आप कोई भी नाम उठा के इस्तेमाल कर लें। और जो चला आ रहा है उसके पीछे एक पूरी की पूरी बहस चली थी, पूरे जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बहस चली थी वहां पे, और उसके हिसाब से वो डिसाइड हुआ था। सबने यही पक्ष विपक्ष ने ये बातें रखी थी, वहां पे भी कंट्रोवर्सी हुई थी। लेकिन यही तय किया गया कि जो भारत की जो मल्टीलिंगुअल जो कैरेक्टर है भारत का, जो 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 मल्टीकल्चरल कैरेक्टर, जो खासकर मल्टीलिंगुअल जो कैरेक्टर है, उसकी वजह से जो है अंग्रेजी और हिंदी दोनों नाम रखे गए थे और दोनों को ही ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया था। तो ये चीजें हैं, तमाम चीजें हैं। लेकिन चूंकि जैसा आपने कहा भी और जैसा हम सब जानते हैं और देख रहे हैं कि सरकार जो है हर फ्रंट पे जो असफल है, वो चाहे वो रोजगार का मामला हो, चाहे वो जो है कि प्राइसेस चीजों के प्राइसेस का मामला हो, चाहे लोगों को जो है एक बेहतर जिंदगी देने का मामला हो, चाहे गरीबी मिटाने का मामला हो, और चाहे विदेशी कर्ज को पाटने का मामला हो। देखिए बड़ी मतलब ये एक इस पे कोई ध्यान नहीं देता है कि जो आप आयोजन भी कर रहे हैं, जो खर्चे कर रहे हैं लगातार, आप लगातार जो है उधार लेते हुए चले जा रहे हैं, जो आप डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। 1,63,000 करोड़ रुपया जो है, जो आपके जो है विदेशी कर्ज जो है आपके ऊपर आ गया है। और इसमें सीधे सीधे 1 लाख करोड़ का जो इजाफा हुआ है 2014 के बाद से। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है, जो सरकार इस पे कोई सुनती नहीं है। और हर जगह चूंकि असफल है इसलिए डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है। और देखिए इनके मुद्दे वही हैं, चुनाव नजदीक है, इस टाइम पे आ रहे हैं, यहाँ भी आप देखिए तो मुद्दा वही है। इनके पास दो ही मुद्दे हैं कि एक छद्म जो है देश प्रेम को खड़ा करना, और एक जो है धार्मिक जो है पोलराइजेशन करना उस तरीके से जो है। यहाँ पे भी अब इनको चूंकि एक मुद्दा मिल गया है, चूंकि जिस तरह से स्टालिन के बेटे ने वो बात कही है, तो उस संदर्भ में जो है बात वो गंभीर भी है, हो सकती है उस संदर्भ में, कई संदर्भों में गंभीर भी हो सकती है। और वो बात कोई बहुत ऐसी नहीं है कि आप जो है कि उसको कह देंगे साहब ये तो आरोप लगाया और आपने अपमान किया, क्योंकि वो उस तरह का जो दक्षिण का जो चरित्र है और वहाँ पे जो जाति समूह है, वो जिस तरह से वहाँ पे हिंदू संप्रदाय के मानने वाले जो लोग हैं, अपर कास्ट के जो लोग हैं, जिस तरह से प्रताड़ित हुए हैं, उनका एक पूरा लंबा इतिहास है। लेकिन उस पे जो प्रधानमंत्री ने कहा आप बात करिए, लेकिन इंडिया भारत पे मत करिए। लेकिन वहीं पे जो है कि प्रधानमंत्री जो है ये कर रहे हैं कि डीजे नाम जो है पूरा भारत का आप इस्तेमाल करें G20 में। और इसके अलावा तो अभी आज मैंने देखा जो इंडोनेशिया जा रहे हैं प्रधानमंत्री आज रात को शायद, तो वो उसके जो कार्ड भेजे गए हैं वहां पे इन्फॉर्म किया गया है, जो डॉक्यूमेंट जो है इंडोनेशियन गवर्नमेंट को, उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत करके, मतलब ये आप देखिए तमाम बातें चल रही हैं और इस पे अभी बहस चल रही है। दलों की बातें सुनना, न देश की बात सुनना, और आप मनमानी तरीके से कर रहे हैं। तो ये इनकी शैली है, ये मनमानी तरीके से करते हैं। यही जो है इन्होंने ये सेशन बुलाया है, क्यों बुलाया है स्पेशल सेशन, जो है विशेष सत्र बुलाया है, उसके मुद्दे क्या है, यही कांग्रेस ने आज ये बातें उठाई हैं। लेकिन इनको इनको उससे कुछ लेना देना नहीं। देखिए एक आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या बात कही थी, 56 इंच सीने की बात कही। और 56 इंच का सीना जो है उनका जो है समस्याओं इस देश की को सुलझाने में नहीं
इस्तेमाल होता है वो होता है कि अपनी मनमानी करना। उससे ये संदेश देना, देखो मोदी जी है तो मुमकिन है, मोदी जी सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ क्या कर रहे हैं? नोटबंदी करी उन्होंने, न तो आरबीआई गवर्नर से पूछा, न किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से पूछा, न अपने कैबिनेट के लोगों से पूछा, उनसे चर्चा करी। तो वो अपने तरीके से काम करते हैं और इसको वो 56 इंच की सीना मानते हैं कि ये साहसिक है, और इस तरह का एक नैरेटिव गढ़ा जाता है। हो क्या रहा है? उसका नुकसान हो रहा है पूरा देश में, और पूरी संस्थाओं का नुकसान हो रहा है, और लोगों का नुकसान हो रहा है। जिस तरह से लोगों के हालात जो बदतर होते चले जा रहे हैं, अब उस पर जो है कि भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि साहब इतने फीसदी तो हमने देखिए गरीबी रेखा से ऊपर निकाल दिए, लेकिन आंकड़ों को छिपाना इनकी जो है फितरत बन चुकी है। आंकड़े तो ये पेश नहीं करते हैं, और जो करते भी हैं झूठे पेश करते हैं। ये हमने जो है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाषण जो उन्होंने विदेश में जाके दिया था, उसमें सुना था, उन यूनिवर्सिटीज और आईआईटीज की बात उन्होंने जो करी थी, और वो जाके खुद पार्लियामेंट में जो है उस बात को डिनाई कर दिया गया था, इस बात को। तो ये तमाम चीजें, आंकड़े कैजुअलिटी होते हैं और झूठ बोलते हैं, और यही इनकी एक फितरत में है। और ये जो है कि सीधा ठोक के करते हैं, तो ये इनको इनको लेना देना नहीं कि विपक्ष क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है। विपक्ष को देखिए यही कारण है कि जो विशेष सत्र बन रहा है उसमें कायदे से जो है कि सभी विपक्षी दलों के साथ मशवरा करना चाहिए था, वो मसौदा आना चाहिए था कि किस पे होगा। खबरें ये है कि वहां पे जो है अपनी चर्चा होगी कि सरकार ने देखो चंद्रयान को भेज दिया सफलतापूर्वक। सरकार ने अभी G20 हुआ नहीं है पूरी तरीके से, लेकिन ये तय हो गया एजेंडा में कि उसको लेके कि सरकार ने कितना बढ़िया आयोजन किया जो है उसको लेके। और जो है कि भारत की संस्कृति क्या रही है, पूरा वही है आपका जो है पुराने प्राचीन काल से लेके, उस पे एक फिल्म दिखाने का भी प्लान है, ऐसे खबर लगी है। जी। तो ये अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, इनको कोई लेना देना तो लोकतंत्र से, न लोकतांत्रिक परंपराओं से, न संविधान से। लेकिन गंभीर ये बात इसमें ये है कि इस व्यवहार में ये बात है कि जो ये सम्मान नहीं कर रहे हैं संस्थाओं का, जो सम्मान नहीं कर रहे हैं विपक्ष का, ये एक गंभीर विषय है। क्योंकि आगे चल के देखिए, मेरा ये मानना है कि ये सारी कवायद चल रही है पूरी तरीके से संविधान को नकार करके एक अपना संविधान लाना, और एक हिंदू राष्ट्र को स्थापित करने के लिए जो ये कदम पे कदम बढ़ाए चले जा रहे हैं। आपको याद होगा मोहन भागवत ने भी ये बात कही थी, जो है कि अभी हालिया जो उन्होंने ये बात कही थी कि सरसी भारत नाम ही होना चाहिए। और अभी बहुत से जो गोदी मीडिया वाले हैं, और उनके जो जो उनके उनके उन, उनके जो सोशल मीडिया है, या उनका जो वेबसाइट्स हैं, उसमें आप देखिए तमाम इस तरह के जी। राइट अप निकल रहे हैं, जहाँ ट्रेस है कि राजा भरत से लेके और श्री राम तो ये था, और किसने किया, अंग्रेजों ने ये कर दिया वो कर दिया। तो इस तरह से जस्टिफाई करने की बात चल रही है। तो ये एक सरकार है जो अपने ही जो है मैं कहूंगा कि जो है कि घमंड में रहती है, और उसको उनको लगता है कि हम जो चाहे वो कर लेंगे, और वो अकाउंटेबल उसके लिए नहीं होंगे। क्योंकि क्योंकि वो जानते हैं कि जनता को भावनात्मक रूप से अगर आप उद्वेलित कर देंगे, और इसमें देश प्रेम की बात आ जाएगी, हमारा देश तो भरत भरत का देश रहा है, राजा भरत का विश्व विजयी राजा भरत का देश रहा है, और यही रहा है, और हमारे पुराणों में ये कहा गया है। तो ये सब के संदर्भ में लेके एक जो हिंदुत्व का जो है, इनका जो एक हिंदुत्व को लेके उसको जो है कि कंसोलिडेट करना, और उसके उसको ये मानते हुए हम्म। चलते हैं, उसी का पूरा कवायद चल रही है। और आगे आने वाले दिनों में ये इस तरह के लगातार काम करते रहेंगे। इसका जवाब मुझे लगता है कि विपक्षी दलों की एकजुटता ही दे सकती है। बिल्कुल, और उसी एकजुटता से घबराए हुए हैं नरेंद्र मोदी। और यही वजह है कि आप देखें, जब मुंबई में जब बैठक चल रही थी, उसके समानांतर जो है महाराष्ट्र में भी जो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, वहां पर जिनकी सरकार है, उनकी भी वहां पर बैठक चल रही थी। और उसके बाद ही आप ये देखें, वन नेशन वन इलेक्शन की बात जो है की गई, ताकि अटेंशन जो है वो डाइवर्ट हो सके, और जो जरूरी मुद्दे हैं उनसे पूरी तरीके से हटाया जा सके। पंकज जी, हम ये लगातार देख रहे हैं कि कल से जिस तरह की बहस छिड़ी हुई है, और उससे पहले हमने देखा था कि विवेक देबरॉय जो हैं, उनकी तरफ से आर्टिकल लिख के कैसे नए संविधान की बात की गई थी। अब इसमें अमेंडमेंट की चर्चा है कि इंडिया हटाकर सिर्फ भारत किया जाए। तो क्या ये तमाम बातें जो हैं आगे और तरह के खतरे की तरफ दिखा रही हैं? और क्या लग रहा है कि जिस तरफ ये सरकार फिलहाल बढ़ रही है, कहीं ना कहीं जो हमारा संविधान है उसको लेकर भी खतरा बढ़ रहा है? पंकज जी। लगता है पंकज जी से संपर्क नहीं है। पीयूष जी, आपसे सेम सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी।
देखिए बुशरा जी, ये मैंने आपको ये बात अभी कही कि निश्चित रूप से देखिए, स्टेप बाय स्टेप आप देखिए, ये उसी तरफ बढ़ रहे हैं, पूरी तरीके से बढ़ रहे हैं और बेशर्मी के साथ बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो इनके पास ग्रुप मेजोरिटी है, जिसका फायदा होता है जनता के लिए आप काम करें, जनता की भलाई के कार्यक्रम लेके आए और देश के लिए एक बेहतर काम करें, उस देश को फायदा पहुंचाएं। यहाँ हो रहा है उल्टा कि उसका फायदा ये अपने लिए कर रहे हैं और इस देश को जो जो संघ का एजेंडा है पूरा तरीके से वो है कि वो संविधान को, ये हम सब जानते हैं कि इतिहास गवाह है इस बात का कि ये संविधान को कभी राष्ट्रीय संघ जो है ने उसका समर्थन किया ही नहीं था। यहाँ तक कि उनके हेडक्वार्टर में भी जो है भारतीय जो ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज है, वो भी नहीं फहराया गया बहुत सालों तक। तो ये इनकी आस्था इस संविधान में रही नहीं है और जब से सत्ता में आई है 2014 से लेकर धीरे धीरे और 2019 से लेकर दोबारा ज्यादा मेजोरिटी के साथ आए हैं, तो तब आप देखिए पूरा का पूरा ये एक वही एजेंडा लागू करने में लगे हुए हैं और हर कोशिश यही हो रही है कि धीरे धीरे संविधान को जी। बिल्कुल ही एकदम निष्क्रिय कर दिया जाए, तो डाइल्यूट क्या कर दिया पीयूष जी जाए। आपको ये और लग रहा है जी, क्या आपको ये लग रहा है कि 2024 का जो आने वाला लोकसभा का चुनाव है वो कोई सामान्य चुनाव नहीं होने जा रहा है? क्या उससे पहले आपको लग रहा है बहुत कुछ ऐसा घटित होने जा रहा है, बहुत कुछ ऐसा होने जा रहा है जो शायद देश ने पहले ना देखा हो? देखिए बिल्कुल बिल्कुल, देखिए क्योंकि सरप्राइजेस देने के तो ये हम जाने जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और इनका एक जो एजेंडा है उसके तहत ये कुछ भी कर सकते हैं उस एजेंडे को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और चूंकि विपक्ष को लगातार जो है इस तरह से, एक तो विपक्ष अपनी अंदरूनी जो है उनके जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, उनकी जो कमजोरियां हैं, उनका संगठित न होना, उसकी वजह से लगातार जो है, और दूसरी तरफ जो है कि सत्ता पक्ष भी जो है लगातार जो है संसद में जो है उनको उनकी बात न सुनना, उनको बोलने का मौका न देके उनको लगातार देशद्रोही इस तरह की बात करना और उनको नकारा साबित करने की कोशिश कर रहा है, ताकि जो है और जो है कि वॉइस वॉइस वोट के आधार पे देखिए महत्वपूर्ण बिल पास हो जा रहे हैं। ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं इस चीज को, जिस तरह से जो है कि आप देखिए अभी डेटा वाला बिल आया है, लगातार बहुत खतरनाक बिल है वो आया है, जो 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 ड्रग्स को लेके आया है, जो ड्रग्स को लेकर उसकी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर है, उसमें लाइबिलिटी अब जितनी डाइल्यूट कर दी है मैन्युफैक्चरर की, ये तमाम बहुत खतरनाक बिल हैं जो जनता को अंततोगत्वा जनता को ही नुकसान पहुंचाएंगे, लोगों के अधिकारों को छीन रहे हैं, ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। उनको उलझाया जा रहा है कि आपकी परंपराएं क्या रही हैं, आपका सनातन धर्म क्या रहा है, और हम एक सनातनी लोग हैं। जो सनातन आप हैं तो आप एक 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 सेक्शन के हैं ना, आप अगर हिंदू, आप अगर आपको कह रहे हैं सनातनी, तो ये देश सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, ये देश जो है तमाम धर्मों के लोगों का, तमाम संप्रदाय के लोगों का, तमाम जातियों के लोगों का है। और उस वो हिंदू धर्म जिसकी आप बात करते हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो जीवन शैली है उसकी बात कही थी, लेकिन आप जिसको मानते हैं, जिसमें एक जो है ब्राह्मणिकल ऑर्डर है, जिसमें जो है कि आप जो है कि जो अपर कास्ट है, खासकर ब्राह्मण जो है वो टॉप पे हैं, और वो इस तरह से जो है एक्सप्लोटेटिव सिस्टम जो है आप उसको लागू करना चाहते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं, इसके आधार पे ये उसी तरफ बढ़ रहे हैं। और उसमें जो है कि इनको अभी तो चूंकि वोट लेने हैं, इसलिए उसमें जो है कि जो निचली पायदान के लोगों को शामिल कर रहे हैं, उनको तमाम उनके जो है कि जो लाभ देने वाले कार्यक्रम लेके, या उनको जो है कि कहीं न कहीं जो है अपने कैबिनेट में जगह देके, या उनको टिकट का बंटवारा करके। लेकिन इनको पूरा का पूरा वही जो है कि अपने शासन में, और एक जो ब्राह्मणिकल ऑर्डर एक्सप्लोरेटिव, हम उसके उदाहरण देख रहे हैं, दलितों पे हमले लगातार बढ़ रहे हैं, महिलाओं के साथ जो है कि तमाम बातें करते हुए भी महिलाओं के सुरक्षा बढ़ती चली जा रही है। हमने देखिए सबसे बड़ा उदाहरण अभी मणिपुर में देखा है, अभी जो है कलकत्ता में, बंगाल में ये एक उदाहरण, राजस्थान में हुआ, महिलाओं पे लगातार जो है इस तरह की असुरक्षा और इस तरह के यौन अत्याचार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये महिलाओं को भी असुरक्षित धीरे धीरे करते चले जा रहे हैं। महिलाओं का भी जो है जी। इनके एजेंडे में जो है, एक बात मैं आपको बताऊं बुशरा जी, इनका एजेंडा जो संघ का पूरा क्लियर है कि संघ का जो है कि वो जो जो भी ये मानते हैं कि हिंदू धर्म के जो 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 दुश्मन है, उसमें वामपंथ सबसे पहला टारगेट है। उसको वामपंथियों को, जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनको जो है नक्सलाइट कह के आपने आपने उनको जो है कि बाद में तमाम तरह से प्रताड़ित किया गया, उनको जो है उनके इंस्टीट्यूशन को जहाँ पे वो वहां उनका प्रभाव था, उनको बर्बाद कर दिया गया वहां पे,
क्योंकि वो लगातार सवाल जो है कि व्यवस्था के ऊपर सवाल करना सिखाते हैं। वो फिर उन्होंने अल्पसंख्यकों पे आया, जिनको जिनको जो है आतंकवादी के लगातार ये कहा जाने लगा इस तरह से जो है, और बाकी दूसरे भी जो है जो समुदाय हैं उनको भी किसी तरह से फिर ये जो है कि दलितों पे लगातार जो है आक्रमण इनका होता रहा, और अब तो वो आक्रमण बढ़ते चले जा रहे हैं दलितों के ऊपर। और जी महिलाओं का बिल्कुल। जो नंबर है, महिलाओं को भी जिस तरह से ये जो आक्रमण बढ़ रहे हैं इनके शासनकाल में, ये जो है कि, और उत्तर प्रदेश का तो जो क्राइम ब्यूरो है उसी का आंकड़ा है कि सबसे ज्यादा जो है घटनाएं जो है हिंसा की और बलात्कार की उत्तर प्रदेश में हुई हैं, और उत्तर प्रदेश में जो है कि भाजपा का शासन है यहाँ पे। तो निश्चित रूप से जी बिल्कुल। कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन क्या हम्म सवाल यही है बुशरा जी कि क्या वो देश के फायदे के लिए होगा, क्या वो जनता के फायदे के लिए होगा, या वो इसी तरह से जो है हम्म जितने भी हमारे संविधान प्रदत्त जो संस्थाएं हैं, संविधान प्रदत्त जो अधिकार है लोगों के, क्या उनको रोकते हुए ये इस तरह की जो योजनाओं की घोषणा करते रहेंगे और काम करते रहेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये है। लेकिन आपने जो सवाल किया कि क्या इस बिल्कुल। तरह की घोषणा या इस तरह की बात हो सकती है, तो निश्चित रूप से जो इनका हम्म स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है उसमें कोई भी सरप्राइज दे सकते हम्म हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल। और इससे पहले मोदी जी ने बहुत सारे सरप्राइजेस दिए हैं, और वो जो सरप्राइजेस उन्होंने दिए हैं अचानक से टीवी चैनल्स पर आकर, उसके बाद जनता सिर्फ लाइन में ही लगी है या फिर पूरी तरीके से अपने घरों में कैद हो गई है, वो सरप्राइजेस हम सबके सामने हैं। और अब फिर से जब से ये सेशन की बात आई है 18 से 22 के बीच में जो ये सेशन होने जा रहा है, उसके बाद भी लोग ये उनको एक अंदेशा है कि अब मोदी जी फिर से कोई ऐसा सरप्राइज दे सकते हैं जो लोगों को चौंका सकता है, भौचक्का कर सकता है। और जाहिर सी बात है जनता के हित में तो वो नहीं होने जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी हमने कोई ऐसे एग्जाम्पल्स नहीं देखे हैं। ये खबर भी आ रही है पंकज जी के कोई ऐसे 2 बिल लाए जा सकते हैं चुनाव सुधार। तो वो चुनाव सुधार कोट एंड कोट जो है, वो कैसे चुनाव सुधार होंगे वो हमें पता है, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर की किस तरह से नियुक्ति हो वो हमने देखा कि उसको बदलने की कोशिश, आईपीसी सीआरपीसी की जो धाराएं हैं उनको बदलने की कोशिश, दिल्ली का विधेयक लाकर वो जो तमाम इख्तियार हैं वो एलजी को दे देना, वो सब हमने देखा। तो इस सरकार से इसी तरह की उम्मीद है। तो अगर ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि चुनाव सुधार के कोई बिल लाए जा सकते हैं या कुछ और इसी तरह की चीजें की जा सकती हैं स्पेशल सेशन में, तो क्या डर के रहा जाए या फिर विपक्ष को ये तैयार रहा जाए कि अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर उन्हें क्या करना है आगे? देखिए बुशरा जी, चुनाव सुधार तो एक अच्छी चीज है, इसमें छुप के आने की क्या जरूरत है। आप चुनाव सुधार करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। चुनाव सुधार को लेकर तमाम जो कमेटियां बनी हैं, उन्होंने जो सिफारिशें की हैं उन पर आप अमल करिए। पर हकीकत तो यह है कि जब प्रधानमंत्री जी आए थे और उन्होंने कहा था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर पता नहीं कितने दिनों में उन्होंने कोई टाइम फ्रेम भी दिया था कि सारे अपराधियों को जो जो अपराध का जिन पर आरोप है वो सब बेदाग कर दिए जाएंगे या फिर सजा उनको मिल जाएगी। लेकिन ऐसा तो हमने नहीं देखा। हमने तो देखा एक से बलात्कारियों को जिन पर आरोप है बलात्कार के, हत्या के, वो सारे लोग संसद और विधानसभाओं में, और भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा है। ये आंकड़ा एडीआर का है, इस समय कोई हमारा आंकड़ा नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप अगर चुनाव सुधार चाहते हैं तो जो पार्टी ऑपरेशन लोटस चलाकर देश के हर हिस्से में सरकारों को डिस्टर्ब कर रही है, उसके मन में चुनाव सुधार को लेकर कितनी गंभीर कल्पना है वो हम देख रहे हैं। तीसरी बात कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर जिस तरीके से इस सरकार ने कॉरपोरेट पूंजी को हथियाने का, बेनामी रखते हुए उनको एक जो तरीका खोजा, कानून उसको बना दिया, उसने तो लेवल प्लेइंग फील्ड एकदम खत्म कर दिया। अभी हमने देखा कि मार्च तक ही इस पार्टी के अपने खाते में 3,500 करोड़ रुपए से ज्यादा है। और जब इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आती है तो उसमें पता चलता है कि 95% कॉर्पोरेट्स ने इन्हीं को पैसा दिया है। ये क्या है? और जिस पर ये आरोप लगाते हैं कि सबसे ज्यादा उसने करप्शन किया है कांग्रेस पर, उसके खाते में 162 करोड़ है, जबकि उस पर 70 साल या 60 साल शासन करने का आरोप है। तो सच्चाई तो ये है कि जो सेवा कर रहे हैं उन्होंने 9 साल में 3,500 करोड़ अपने व्हाइट मनी अपने बैंक में वो रख के दिखा पा रहे हैं। तो ये जब आप इस तरह से असंतुलन हो जाएगा, इतना पैसा एक पार्टी के पास हो जाएगा और बाकी पार्टियां, एक मतलब जो सबसे बड़ी पार्टी है वो भी इनका 10वां हिस्सा
बन जा रही है, तो आप अंदाजा लगाइए मतलब कि क्या क्या चुनाव सुधार हो सकता है। चुनाव का मतलब ये है, या लोकतंत्र में चुनाव सुधार का मतलब ये है कि सबको, पैसा हो या ना हो, सबको अपनी बात कहने का, चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए। इसीलिए एक जमाने में स्टेट फंडिंग की बात चली थी, पर आज स्टेट फंडिंग की कोई बात नहीं करता, बल्कि कॉर्पोरेट से ज्यादा पैसा लिया जाए और जो दूसरे दल है उनके पास पैसा ना पहुंचे, इसकी कोशिश की जाए। नोटबंदी का एक ये भी मसला था कि इनको जो है वो ना मिला जाए, ये है। तो इसमें क्या इनकी जी गंभीरता हम देखते बिल्कुल। और उसके साथ साथ अभी हमने देखा कि लगातार जिस तरह से वोटर लिस्ट से लोगों के नाम गायब हो रहे हैं, बिना बताए उनके जो नाम गायब कर दिए जाते हैं, और खासतौर पर एक खास समुदाय के, अल्पसंख्यकों के, और मुझे कहने में कोई ग्रेज नहीं है, मुसलमानों के। और सुप्रीम कोर्ट का जब रुख किया गया और ये पूछा गया कि भाई, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि बिना बताए, बिना उस वोटर को बताए आप उसका नाम नहीं हटा सकते हैं, तो तब सरकार की तरफ से ये कहा गया, इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये कहा गया है कि वो नाम जो है वो बिना बताए नहीं हटाए जाएंगे। उससे पहले हमने देखा कि कैसे लोग जब वोट करने के लिए जाते हैं तो उनके नाम ही उस वोटर लिस्ट में नहीं होते हैं, और लोग वहां से बिना वोट डाले जो है वो वापस आए हैं। तो इस सब पर भी लगता है कि एक तरह की विपक्ष की जिम्मेदारी है कि उसको इस पर एक कैंपेन वो चलाएं, क्योंकि ये तो अधिकार लोकतंत्र देता है कि जिसका नाम जो वोट डालना चाहे वो वोट डाले, उसका नाम उसे बिना बताए हटाया जाए। ये भी एक तरह से कहीं ना कहीं इसको लेकर लगातार सवाल जो हैं वो उठते रहे हैं। लेकिन पंकज जी, सनातन की जो बहस ये शुरू हुई है, क्या आपको लगता है कि इस बहस को अवॉइड किया जा सकता था ऐसे वक्त में, जब इंडिया बहुत मजबूती से, इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है, और उस वो एक तरह से फ्रंट फुट पर आकर खेल रहा है, और बैक फुट पर सरकार है, जो वो एजेंडा तय करता है, सरकार दरअसल उसके पीछे पीछे जाती हुई नजर आती है। सनातन की बहस क्या आपको नहीं लगता कि अभी अवॉइडेबल थी? हालांकि ये बहस बहुत दिनों से चलती आ रही है, सामाजिक न्याय और सनातन को लेकर, और हमें साउथ और नॉर्थ को भी अलग अलग करके इस बहस के दायरे में देखना होगा। लेकिन मेरा सवाल ये कि क्या ये सेल्फ गोल किया गया है? बुशरा जी, पहली बात तो इंडिया की ओर से कोई सनातन पर बहस नहीं छेड़ी गई कि इंडिया का कोई एजेंडा हो कि सनातन पर उसे बहस करनी है और महंगाई बेरोजगारी की जगह सनातन पर बहस करनी है। ऐसा इंडिया की ओर से या किसी भी पार्टी की इंडिया की ओर से ऐसा कोई प्रस्ताव न था, न है, न रहेगा। दिक्कत क्या है कि जो ये बयान आया, वो बयान एक खास संदर्भ में है। वहां पर प्रगतिशील लेखक संगठन का एक कार्यक्रम था वहां के तमिलनाडु के, जिसमें उन्होंने धर्म आधारित जो जाति या वर्णाश्रमी जो शोषण है उस पर अपनी बात कही, जो वो लगातार कहते आए। और उसी क्रम में स्टालिन के बेटे और करुणानिधि के पोते हैं ये उदयनिधि स्टालिन, और वहां के बड़े सुपरस्टार हैं। उन्होंने पूरे उस द्रविड़ आंदोलन की जो धारा है उसी के तहत, एक उत्तर भारतीय के नाते मुझे लगता है कि उनकी भाषा थोड़ी अलग होनी चाहिए थी, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि वो तमिल में बोल रहे थे। हमें नहीं पता कि वो किन संदर्भों और मुहावरों से बोल रहे थे और अनुवाद करके हमारे पास किस तरह पहुंचा। क्योंकि अगर हम मान भी लें कि जो पहुंचा वो सही है, तो जो उदयनिधि जी ने कहा उस 10 गुना ज्यादा कठोर बात डॉक्टर अम्बेडकर कह चुके हैं। और वो किताबें न सिर्फ बाहर छपी है, बल्कि भारत सरकार का जो सामाजिक कल्याण मंत्रालय है उसने छापी हुई है। डॉक्टर अम्बेडकर का संपूर्ण जितना वो ग्रंथ है, जितना उनका लेखन है, उसको सरकार ने छापा है। और उसमें जाति का उच्छेद, जो उनका मशहूर भाषण है जो उन्होंने लाहौर के जात पात तोड़क मंडल के लिए तैयार किया था 1936 में, जिसे देने नहीं दिया गया था, उस भाषण को बाद में लिखित रूप से छापा गया, वो भी है उसमें, जिसमें इसी तरह की बातें, बल्कि इससे ज्यादा गंभीर बातें कही गई हैं। तो ये ध्यान रखना होगा कि इस बहस से देश के तमाम उन लोगों को जो दलित पिछड़े समाज के लोग हैं, उनकी एक पुरानी लड़ाई का भी एक इसमें हिस्सा जुड़ा हुआ है। कोई भी धर्म अगर लोगों को शोषण की बात करता है, मनुष्य को मनुष्य से के अधीन बनाता है, तो वो सवाल उठाएगा, और वो सवाल हमेशा से उठा रहे हैं। आज जो लोग अचानक खड़े हो गए हैं, उन्होंने अपने जमाने में डॉक्टर अम्बेडकर का भी घेराव किया था, उनके टुकड़े फूके थे। कोई नई बात नहीं है कि वो ऐसा कर रहे हैं, वो पहले भी ऐसा करते रहे।
तो आज उदयनिधि ने जो कहा है उस पर ये मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया का अपना कोई एजेंडा नहीं है, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अगर जाति के आधार पर शोषण का या वर्ण के आधार पर शोषण का मुद्दा बढ़ेगा तो ये इनके रोके नहीं रुकेगा, वो कहां पहुंचेगा इसकी कल्पना नहीं कर सकते। बिल्कुल। लेकिन पीयूष जी, हम हमेशा से देखते हैं जब भी इस तरह की कोई बहस छिड़ती है तो सबसे पहले कांग्रेस को टारगेट पे लिया जाता है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया है, ना ही उसके सपोर्ट में कांग्रेस की तरफ से कुछ कहा गया है, लेकिन हमेशा कांग्रेस को घेरा जाता है क्योंकि ये पता है भारतीय जनता पार्टी को कि उसकी सीधी लड़ाई जो है वो कांग्रेस से ही है, क्योंकि वो दूसरी सबसे बड़ी नेशनल पार्टी है और उसमें घेरा जाता है गांधी परिवार को। इस सब में भी उन्हें हिंदू विरोधी करार दिया जा रहा है, देशद्रोही उन्हें हमेशा से करार दिया जाता रहा है, पाकिस्तानी एजेंट बताया गया है, चाइना का एजेंट बताया गया है गांधी परिवार को। तो ये बताने की कोशिश हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की रहती है अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए या फिर सरकार की गोद में जो पत्रकारिता कर रहे हैं बैठकर उन चैनल्स के जरिए कि अगर हिंदुओं की कोई हितैषी कोई पार्टी है तो उसे भारतीय जनता पार्टी है, देश के लिए और देश की अस्मिता के लिए लड़ने वाली कोई पार्टी है तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। और यही नैरेटिव जो है वो गढ़ने की हर रोज कोशिश जो है वो की जाती है और उन्हें लगता है यही एक ऐसा मुद्दा है, यही एक ऐसा रामबाण है जिससे उन्हें 2014-2019 में कामयाबी मिली और एक बार फिर से 2024 में वो फिर से ये जीत का ध्वज जो है वो लहराने जा रहे हैं। हाँ, देखिए उषा जी, निश्चित रूप से देखिए उसका तो भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनका डिक्लेयर्ड एजेंडा ही है हिंदुत्व जो है और हिंदू फोर्सेस को जो है कंसोलिडेट करना, ये उनका यही उनका डिक्लेयर्ड है, इसमें कोई छिपी हुई बात नहीं है इसमें। और उसी को वो जो है पूरी पूरी फुल फोर्स के साथ जो है उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और इसीलिए पोलराइज करते हैं ताकि जो पेरिफेरी में बैठा जो हिंदू है वो भी जो है उनके साथ आ जाए और वो उनकी उनकी ताकत जो है और मजबूत हो जाए। इसीलिए इस तरह के मुद्दे लगातार बार बार वो लेके आते हैं और कांग्रेस को टारगेट करना आपने कही दिया निश्चित रूप से, क्योंकि कांग्रेस ही जो है एक नेशनल पार्टी है जो उनको चुनौती देती रही है, जिसको हटा के वो सत्ता में आए हैं और आगे भी जो है कि कांग्रेस से ही चुनौती मिल सकती है, क्योंकि कांग्रेस से जो है कि वो पूरे देश में की पार्टी है, वो हर जगह उसका जो है कहीं ना कहीं उसके पहचान है, उसके उसके फॉलोअर्स हैं, उसका संगठन है, तो वो जो चुनौती मिल सकती है वो कांग्रेस से। इसीलिए सबसे पहले मोदी जी ने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था, जो कि वो करने में सफल नहीं हो पाए। तो ये उनके लिए तो है, ये कांग्रेस सबसे बड़ा दुश्मन है उनके लिए। और कांग्रेस की जो विचारधारा रही, देखिए इनकी विचारधारा पूरी कम्युनल है और वो डिक्लेयर रूप से कम्युनल है और जिसको हम अभी और होते हुए देख रहे हैं पूरी तरीके से। कांग्रेस की विचारधारा जो है वो सबको साथ लेकर चलने की नारा इन्होंने दिया था, लेकिन कांग्रेस की जो विचारधारा रही है हमेशा शुरू से जो रही है, ये देश सबका है, उसी के आधार पर संविधान बना है, संविधान के हर प्रावधान उसी आधार पर बने हैं, संविधान का प्रेम्बल उसी आधार पर बना है। और जब इंदिरा गांधी को ये लगा कि नहीं जो है कि बहुसंख्यक हावी हो सकते हैं अल्पसंख्यक के ऊपर, और जिस तरह के जो ट्रेंड दिखाई दे रहा था, तो उन्होंने फिर एक सेकुलर इंडिया को भी जो स्पेसिफिकली उसको उन्होंने एक डिक्लेयर करने के लिए प्रेम्बल में वो अमेंडमेंट करके रखा गया, ताकि भारत की पहचान एक सेकुलर इंडिया की पहचान है जहां हर मजहब के लोगों के लिए बराबर का जो स्थान है वो। तो कांग्रेस की जो विचारधारा ये रही है, इसीलिए कांग्रेस पे सबसे ज्यादा जो है अटैक होता है और कांग्रेस की मजबूरी बन जाती है मुझे लगता है, और हास्यास्पद भी कांग्रेस हो जाती है जब वो एक सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पे चलती है। और क्योंकि कम से कम कांग्रेस को अब सोचना होगा, क्योंकि उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, वो सबकी पार्टी है, तो उसको ये दिखाना कि वो हिंदुओं की भी पार्टी है, तो आप ये स्वीकार करना है कि भाई कहीं ना कहीं जो है कमजोरी है और वो हिंदू वोट चाहती है। जो हिंदू वोट तो एक लेने के लिए एक पार्टी खड़ी है, लेकिन बाकी वोट तो आपके पास होनी चाहिए ना, वो आप सोशल जस्टिस के आधार पर जो अब कांग्रेस जो है जिन मुद्दों को लेके चल रही है वो सोशल जस्टिस के मुद्दे हैं, जो उस मुद्दे हैं जो, तो वो कांग्रेस को ये बात भी समझनी पड़ेगी कि बहुत हिंदुत्व की दौड़ में न दौड़े, क्योंकि देखिए हिंदुत्व एक जो डायहार्ड हिंदू है, जो है कि एक आप कह सकते हैं कि जो बहुत ज्यादा उस तरह का है, कट्टरपंथी है, वो इनके साथ है और वो इनसे हटेगा नहीं। लेकिन जो पढ़ा लिखा समझदार हिंदू है और जो एक स्पेल में इनके साथ आ गया था कभी, वो इनसे अब मायूस हो रहा है और वो कांग्रेस की तरफ लौटेगा और कहीं न लौटेगा। और हम ये देख रहे हैं, जमीन पे भी देख रहे हैं कि बहुत से लोग हैं जिनसे हम बात भी करते हैं, जहां पहले आज से 5 साल पहले बात करते थे तो वो टस से मस नहीं होते थे,
वो देवर हार्डकोर सपोर्टर्स ऑफ बीजेपी। अब वो देख रहे हैं कि ये तमाशा क्या हो रहा है इस देश में, यहाँ पे तो लोगों की समस्याओं पे कोई बात नहीं हो रही है, इधर उधर की बात हो रही है। तो बहुत से ऐसे वो हिंदू जो समाज है उसके बहुत से लोग का मोह भंग हुआ है भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो वो कहाँ जाएंगे, वो कांग्रेस के साथ आएंगे। तो कांग्रेस को हमेशा अपना जो सोशल एजेंडा है, जो सोशल जस्टिस का एजेंडा है, वही लेना। और एक जो कहते हैं कि ना कि आप जो है कि एक सेकंड हैंड जो हिंदुत्व की तरफ मत बढ़िए, आप जो है कि आप ये कह के चलिए तभी हम आ रहे हैं, हम सबको लेके चले, आज से नहीं, 1947 से और 1950 से जो हमने संविधान बनाया है, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली संविधान बनाया है जिसमें कांग्रेस की भूमिका रही है, इसीलिए संविधान बनाया गया है ताकि सबको बराबर का एक इंसाफ मिले, बराबर की हिस्सेदारी मिले। तो उसको लेके चलना पड़ेगा। तो इसीलिए देखिए कांग्रेस सबसे बड़ी दुश्मन है और हर बात पे कांग्रेस को जो है कि ब्लेम किया जाता है। वो कहते हैं ये सब कह रहे हैं कि जो इटालियन रूट के हैं, मतलब ये इस तरह से इस तरह की बातें करते हैं। और जब कोई दूसरा इनके बारे में करता है तो इनको ऑब्जेक्शन लगता है। लेकिन वो क्या जाने कि हिंदू धर्म क्या है। अब सनातन की बात आप देखिए, लगातार पिछले 3 साल से हो रही है, लगातार हर बात पे सनातन। अरे सनातन है क्या? सनातन वो है जो लगातार चलता रहे, कंटिन्यूटी रहे, जिसमें परिवर्तन होता चलता रहे। वो सनातन है जो अक्षुण तभी रहेगा, नहीं तो जड़ हो जाएगा वो। अगर आप कहते हैं कि ठीक है आपका धर्म जड़ है, तो आप ठीक है, फिर तो वो तो सनातन नहीं होगा ना। सनातन वही है जो हर समय काल होते चलता चला जाए, अपने साथ परिवर्तन के साथ वो बदलते हुए चलता चला जाए। तो इसको जो है कि एक आप किस जमाने में ले जा रहे हैं, पौराणिक काल में ले जा रहे हैं। अरे वहां से आज आप चले चंद्रयान आप पहुंच रहे हैं और बातें आप पौराणिक काल की कर रहे हैं, तो ये तो चलेगा नहीं। तो मुझे लगता है बुशरा जी कि ये लोगों को अब समझ में आ रहा है। और वो लोग भी, जो मैं फिर से कहूंगा, मैं तो कई लोगों से बात करता हूँ, और जो वो लोग जो पहले तो सुनने को तैयार नहीं थे, अब वो दबी जबान से जो है, यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी को लेके भी लोगों का मोह भंग हो रहा है। तो कांग्रेस को समझना होगा। और जो सोशल का नारा है, जो लोगों से जुड़ी समस्याएं हैं, हालांकि राहुल गांधी, ये इतना तो कहना होगा कि राहुल गांधी इन बातों को समझते हैं और वो जो है तमाम उनकी बदनामी करते हैं सत्ता पक्ष, लेकिन वो अपनी बात पे अडिग रहते हैं और उनकी बहुत सी बातें ऐसा फलीभूत होती हुई हम देख भी रहे हैं, जिनकी आशंकाएं उन्होंने जताई थी। और वही ये बात है जी जी। और हमने देखा कि भारत जोड़ो यात्रा जो है बिल्कुल, भारत जोड़ो यात्रा जो है वो भी उन्हें पता है कि किस तरह से नफरत की बयार जो है वो पूरे देश में बह रही है। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत ही मोहब्बत के नाम पर की गई थी, और अभी भी जो 9 सूत्रीय एजेंडा जो है, जो लेटर भेजा गया है प्रधानमंत्री को, उसमें भी सांप्रदायिकता का जो जिस तरह से लगातार अलग अलग इलाकों में हम दे रहे हैं, नू की खासतौर पर बात की थी जयराम रमेश ने, उस एजेंडे में शामिल है कि उस पर बात की जाए, मणिपुर पर बात की जाए। तो ये कहा जा रहा है और ये साफ तौर पर ये आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल वॉर है जी। और बुशरा जी, वो जो घटना हुई है, जो एक रेलवे कंपार्टमेंट में जिस तरह से इसने गोली चलाई गई, जो है कि मुसलमान यात्रियों के ऊपर, एक जो है कि वहां के जो है कि रिजर्व पुलिस फोर्स वाले ने, तो ये समझ लीजिए यहाँ तक घुसपैठ हो गई है वो जो उस तरह से जो है एक आइडियोलॉजी की, जिस तरह से आप जो है कि किसी को भी गोली देंगे, जो आपकी सुरक्षा के लिए आपको रखा गया है, तैनात किया गया है, आप खुद ही हत्या कर रहे हैं। तो ये हालात हो गए हैं। तो निश्चित रूप से जब एक टीचर एक बच्चे को ना छोड़े, जब एक रक्षक जो है वो सिर्फ आइडेंटिटी के नाम पर लोगों को गोलियों से भून दे, और दिल्ली से राजधानी से चंद किलोमीटर की दूरी पर किस तरह से मजहब के नाम पर समाज को बांटा गया और एक तरफा कार्रवाई के नाम पर घर बुलडोज किए गए और लोगों को गिरफ्तार किया गया, वो सब सामने है। लेकिन इस सब के बीच पंकज, ये खबर है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अमित शाह की पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ बैठक है और कानून मंत्री भी उसमें मौजूद थे। तो लग ही रहा है कि आने वाला जो सेशन है 18 से 22 का, उसमें वन इलेक्शन वन नेशन को लेकर सरकार पुरजोर तरीके से बात करने जा रही है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ आकर मिले थे प्रधानमंत्री से, 2-2.5 घंटे की उनकी मुलाकात रही थी, तो उनको एक सता रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो उनकी तो सरकार अभी बनी है तो क्या होगा। और भी बहुत सारे राज्य हैं, इसके बहुत सारे तकनीकी पहलू हैं। लेकिन मैं इस पर आपसे बात करना चाहूंगी कि ये जो कहा जा रहा है बार बार वन नेशन वन इलेक्शन का, क्या आपको लग रहा है इसको लेकर इलेक्शंस को क्या डिले भी किया जा सकता है? हालांकि ये सरकार की तरफ से ये कहा गया है, अनुराग ठाकुर ने कहा था, उनका बयान है बाकायदा तौर पर कि ना तो जल्दी कराए जाएंगे इलेक्शन
और ना ही कोई डिले होगा इसमें? देखिए, बहुत सी व्यवहारिक दिक्कतें हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि ये जो जिस तरह से कमेटी बनी है, उसकी कोई नैतिक आभा नहीं रह गई है, क्योंकि उसमें विपक्ष का कोई प्रतिनिधि नहीं है, उसमें हमारी जो न्यायपालिका है उसका भी कोई प्रतिनिधि नहीं है, यहाँ तक कि जो चुनाव आयोग है उसका भी कोई प्रतिनिधि नहीं है। आप पूर्व चुनाव आयुक्त को रख सकते थे, पूर्व न्यायाधीश को रख सकते थे, आप राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के नेता को रख सकते थे, आपने किसी को नहीं रखा। सिर्फ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को रखा था, उन्होंने इन्हीं सारी परिस्थितियों की वजह से उन्होंने उसका इस्तीफा दे दिया। और सबसे बड़ी बात कि पूर्व राष्ट्रपति को आपने घसीट लिया इसमें। आमतौर पर राष्ट्रपति बनने के बाद ये माना जाता है कि आप चुनावी राजनीति में पार्टी की राजनीति से ऊपर उठ जाएंगे, लेकिन आपने उनको, यदि जो राष्ट्रपति सरकार मनोनीत करता है, प्रधानमंत्री मनोनीत करता है, जिसकी सरकार होती है, वो अब एक कमेटी, उसको सरकार एक कमेटी का सदर बना रही है। ये अपने आप में बड़ी एक हास्यास्पद बात है। वन नेशन वन जो इलेक्शन की बात है, उसको लेकर इतने ज्यादा संशोधनों की जरूरत होगी और राज्यों को इसमें पूरी तरह से शामिल करना होगा कि मुझे तो फिलहाल कोई उम्मीद नहीं लगती। लेकिन जैसा पहले कहा गया कि सरकार कुछ ना कुछ ऐसे शिगुफे छोड़ती रहती है ताकि लोग उस पर बहस करते रहें, और इसकी जो परफॉर्मेंस है 10 साल की, उस पर बहस ना, तो वो उसी उसमें ये है। और बाकी तो जो आएगा, जब सदन का सत्र आएगा, एजेंडा पता चलेगा, उसके बाद लोग कुछ कहते हैं। बिल्कुल, सबको शायद इससे पहले कभी स्पेशल सेशन का इतना इंतजार नहीं होगा जितना इस बार किया जा रहा है, क्योंकि अभी अभी सत्र खत्म हुआ था और उसके चंद दिन बाद ही स्पेशल सेशन बुलाया गया है। 5 राज्यों में इलेक्शन है, लोकसभा इलेक्शन भी दूर नहीं है, और ऐसे में लगातार एक के बाद एक जिस तरह की बातें कही जा रही हैं, जो खबरें उड़ाई जा रही हैं, जो सूत्रों के हवाले से, सो कॉल्ड सूत्रों के हवाले से बताई जा रही है, जाहिर सी बात है वो एजेंडा साफ है कि जो असली मुद्दे हैं उनसे किस तरह से ध्यान भटकाया जाए और एक बार फिर से जनता को बेवकूफ बनाया जाए। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। और अभी आप ये देखिएगा कि किस तरह से चंद्रयान की कामयाबी और G20 जो अभी हुआ भी नहीं है और उसके होने के फौरन बाद ये स्पेशल सेशन बुलाया गया है, उसमें किस तरह से सरकार अपना ढिंढोरा पीटेगी। नए संसद का उद्घाटन किया जाएगा, वो भी गणेश चतुर्थी पे किया जा रहा है। ये एक धर्मनिरपेक्ष देश है और इसमें तमाम धर्मों वाले जो हैं वो रहते हैं, लेकिन गणेश चतुर्थी पर, खास दिन पर उसका उद्घाटन जो है वो किया जाएगा। और लगातार सरकार को घेरता हुआ विपक्ष नजर आ रहा है और इसीलिए प्रधानमंत्री को खत लिखा गया है। 9 पॉइंट जो है उसमें लिखे गए और कहा गया है कि जब स्पेशल सेशन शुरू होगा तो हम चाहेंगे कि इन तमाम मुद्दों पर बात हो और हम अपनी बात को जोर शोर से रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पहले भी हमने कोशिश की है लेकिन इस पर बात नहीं हो पाई है। देखना होगा कि क्या कुछ होता है उस स्पेशल सेशन में और कितना मौका वाकई में विपक्ष को मिलता है, क्योंकि उस विपक्ष को बिना बताए ये सेशन बुलाया गया है और ना ही कोई एजेंडा तय किया गया है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।